गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आपका हिस्ट्री टीचर। तो आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से हर बार अपने जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनमें हर एक बार मतलब 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसलिए और अपना पहला ही चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता प्लस टू हिस्ट्री क्लास। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। कब की भाई? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? 1922 में आर.डी. बनर्जी ने। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने। ठीक है, अब इन दोनों की लोकेशन अगर पूछी जाए, इन दोनों की अगर लोकेशन पूछी जाए तो वो आज वर्तमान समय में पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये दोनों ही आज वर्तमान समय में अगर लोकेशन पूछी जाए तो दोनों ही पाकिस्तान में। ठीक है, ये नहीं है कि कभी आप ये समझे कि भाई हड़प्पा सभ्यता ही पूरी पाकिस्तान में, ऐसा तो नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो नगरों के नाम, दो उस समय के महान नगरों के नाम। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अगर हम वास्तविक नाम देखें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर इसका वास्तविक नाम पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो हड़प्पा नगर है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण जब इसकी खुदाई की गई पुरातत्वविदों द्वारा या फिर किसी भी नागरिक द्वारा, तो माना जाता है कि हड़प्पा जो नगर है उस समय का सबसे बड़ा और विशाल नगर। ठीक, और इस हड़प्पा नगर के कारण ही इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो भी एक नगर का नाम है। ये भी उस समय का एक विशाल नगर होता है। ठीक है, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आपस के बीच की जो दूरी है 483 किलोमीटर। कभी आप ये समझे कि दोनों एक स्थान पर है, नजदीक नजदीक है, नजदीक नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं। बहुत बड़े नगर थे उस समय के, 483 किलोमीटर दूर है हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, 483 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उसके बाद ये कर लोगे आप पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए इंसानों का टीला, मिट्टी का टीला या मरे हुए इंसानों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता जो नगर था उसकी तथा मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अगर इन किसी के बारे में पूछा जाए, चाहे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ ले, चाहे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ ले, तभी आपने इन पॉइंटों को लिखना है। तो इसमें सबसे पहले बता रहा है नगर दुर्ग। नगर दुर्ग, नगर दुर्ग का मतलब था पहले हड़प्पा सभ्यता के अंदर या हड़प्पा नगर या मोहनजोदड़ो नगर के अंदर नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। यानी कि नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, निचला दुर्ग और ऊपरी हिस्से को दुर्ग क्षेत्र कहा जाता था। निचला जो हिस्सा होता था वो बड़ा होता था, जबकि ऊपरी जो हिस्सा होता था, जो दुर्ग क्षेत्र होता था, वो छोटा होता था। इस क्षेत्र में उस समय के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे वो बसे होते थे। भाई उस समय के जो प्रमुख व्यक्ति थे, चाहे कोई बड़े, मतलब आज के वर्तमान के समय की बात करें तो हम जो बड़े व्यक्ति थे, यानी कि जिनकी समाज में थोड़ी अधिक प्रसिद्धि होती थी, वो इस क्षेत्र में बसे होते थे। जो आमजन होते थे वो निचले दुर्ग में बसे होते थे। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट लिख देंगे नगर दुर्ग, यानी नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, निचला दुर्ग और दुर्ग क्षेत्र। ऊपरी हिस्से को दुर्ग क्षेत्र कहेंगे, निचले वाले क्षेत्र को हम निचला दुर्ग क्षेत्र कहेंगे। ये अधिक क्षेत्रफल में होता था, ये अधिक क्षेत्रफल में होता था, ये कम क्षेत्रफल में होता था। क्योंकि हम जब भी किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे, यानी किसी भी नगर की बात करेंगे, तो सीधी सी बात है, अपने गांव का ही एग्जांपल ले लें कि अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो अपने गांव की जनसंख्या में बहुत कम होते हैं, जैसे 10%,
यानी कि 100 व्यक्तियों की जनसंख्या है तो उसमें से 10 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आम जन से अधिक अमीर होंगे, ठीक है, अधिक प्रसिद्धि होगी। बाकी जो जनसंख्या होती है आम साधारण जनसंख्या होती है, ठीक है, उस क्षेत्र को यानी जब ज्यादा जनसंख्या होगी तो अधिक क्षेत्र में बसेगी, जो कम जनसंख्या है वो कम क्षेत्र में बसेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है चबूतरा, यानी कि नगरों को बसाते समय ये इस बात का पहले से ध्यान रखा गया कि उस नगर को चबूतरे के ऊपर बसाया जाए। जैसे आज की बात करें तो हम जब अपना नया घर बनाते हैं, उस नए घर में बनाने से पहले उस घर को बनाने के लिए पहले भर्त करते हैं, ठीक है, तो भर्त करते हैं तो उसे चबूतरा यानी कि ऊंचा उठा करके, चबूतरा का मतलब होता है ऊंचा उठा करके, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म यानी कि उस हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो नगरों की प्रमुख विशेषता थी कि वहां पर प्लेटफॉर्म पाए जाते थे, यानी चबूतरों पर नगर बसाए जाते थे। नेक्स्ट है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य का मतलब होता है भाई आज के दिन की बात करें तो डिजाइन, जिसे हम डिजाइन कहते हैं, यानी कि हम जो घर बना रहे हैं उसका डिजाइन क्या होगा, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके किस साइड हमारे कमरे होने चाहिए, किस साइड हमारे दरवाजे होने चाहिए, आंगन कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, भिड़ा है, कमरे की साइज क्या है, ठीक है, उसका डिजाइन यानी कि गृह स्थापत्य कला कि घर बनाने की जो कला होती है, जो डिजाइन होता है, वो भी मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता के नगरों में देखा गया है, ठीक है। क्योंकि उस समय ये जो गृह स्थापत्य बनाए जाते थे उसके अंदर पहले से ही योजना बनाई जाती थी कि इस घर को यहाँ पर बनाना है, उस घर में कमरे किस साइड होंगे, आंगन किस साइड होंगे, दरवाजे किस साइड होंगे, खिड़कियां किस साइड होंगी, ठीक है। तो एक सेम टू सेम आज जो हमारे जो आर्किटेक्ट आज के दिन वर्तमान समय में जब हम नए घर बना रहे हैं तो उसकी तुलना भी सेम हड़प्पा सभ्यता से की जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले आपने देखा होगा, पहले जो प्राचीन मकान है हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के बाद के और हमारे इस वर्तमान समय के प्राचीन, ठीक है, तो बीच वाले तो उनके अंदर क्या होता था, अपनी छतों का जो पानी होता था बाहर की साइड नालियों की तरफ यानी कि गलियों की तरफ निकाला जाता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो छतों का पानी है वो अंदर की साइड अंदर आंगन की ओर आता था, ठीक है। और आज वर्तमान समय में जैसे हम नया घर बनाते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे जो छतों का पानी है वो हमारे आंगन की तरफ आता है, ठीक है। तो ये थे अपने गृह स्थापत्य, घर बनाने की योजना एवं डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट है विशाल भवन कि हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में, हड़प्पा नगर तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में जो नगर थे या भवन जो थे बड़े बड़े बनाए जाते थे। विशाल मतलब होता है बड़े भवन, ठीक है, भवन मतलब घर। तो ये कह रहा है कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है भाई, इसमें दे भी रखा है कि अपनी बुक के अनुसार अवशेषों के आधार पर जो अपनी बुक लिखी गई है उनमें बताया गया है कि एक स्नानागार, स्नानागार का मतलब होता है नहाने का स्थान, ठीक है, जैसे आज के दिन हम तालाब वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो भी बड़ा सा बहुत बड़ा क्षेत्र में था। दूसरा है अनानागार, अनानागार का मतलब होता है अनाज रखने का, अनाज रखने का स्थान, अनाज रखने का स्थान, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उस हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में बहुत बड़े विशाल भवन पाए जाते थे, जिनमें से उदाहरण के तौर पर बताया गया है स्नानागार और विशाल अनानागार। स्नानागार मतलब नहाने के लिए जो तालाब बनाए जाते थे और विशाल अनानागार का मतलब है अनाज के लिए, अनाज रखने के लिए जो भवन बनाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई सड़कें एवं गलियां। उस समय जो सड़कें और जो गलियां होती थी वो पक्की होती थी, पक्की मतलब पक्की ईंटों से बनी होती थी, ठीक है। और इन गलियों की ये पहली विशेषता होगी कि भाई सड़कें एवं गलियां दोनों पक्की होती थी। दूसरी विशेषता ये चौड़ी होती थी, ठीक है। इनका अलग अलग आकार दे रखा है, जैसे आपने देखा है कि अपने गांव के अंदर जो गांव के चारों तरफ जो फिरनी बोलते हैं उसकी चौड़ाई अधिक होती है और गांव की गलियां यानी कि गांव के अंदर की जो गलियां होती है उसकी चौड़ाई अलग होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से गांव की जो बाहर की तरफ जो सड़कें होती थी वो चौड़ी होती थी तथा पक्की ईंटों से बनी होती थी, ठीक है। और जो गांव के अंदर की जो गलियां होती थी वो थोड़ी भिड़ी होती थी और वो भी पक्की ईंटों से बनी होती थी। और इसके अंदर एक और विशेषता थी, ये दोनों आपस में दृढ़ पत्ती पर काटती थी। दृढ़ पत्ती का मतलब होता है समकोण पर काटती थी, समकोण, समकोण यानी कि एक गली इधर से आ रही है, एक गली इधर से आ रही है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो ये दोनों आपस में समकोण पर काटेंगे।
समकोण को मतलब होता है गृढ़ पत्ती, ठीक है, तो गृढ़ पत्ती पर काटते हैं। नेक्स्ट है भाई नालियों की व्यवस्था, यानी कि जब भी किसी नगर को बसाया जाता था तो उससे पहले ही नक्शा बना दिया जाता था, उसकी योजना बना दी जाती थी, भाई भवन कहाँ पर बनाना है, अनाना घर कहाँ पर बनाना है, सलाना घर कहाँ पर बनाना है, ठीक है, नगर दुर्ग है ये कहाँ पर बनाना है, ऊपरी हिस्सा कौन सा रहेगा, निचला क्षेत्र कौन सा रहेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ ये नालियों की व्यवस्था की जाती है, यानी जो घरों से जो पानी आएगा वो कहाँ जाएगा, ठीक है, तो उससे पहले ही नालियों की व्यवस्था की जाती थी कि भाई नालियां बनाई जाए, ठीक है, और हर एक घर को उन नालियों से जोड़ा जाए, ठीक है, भाई वर्षा का पानी है या फिर घर के प्रयोग का जो भी पानी है जो बाहर जाता है उस पानी को हम नालियों के माध्यम से किसी बाहरी क्षेत्र में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये अपना पर्सन कंप्लीट हो गया है। पर्सन था हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता, हड़प्पा नगर की मुख्य विशेषता तथा मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी, ठीक। तो ये 5.6 पॉइंट है, आपने बड़े ही आसान तरीके से लिख देना है, बिल्कुल, ठीक है। नगर दुर्ग, प्लेटफॉर्म, गृह स्थापत्य, विशाल भवन, सड़कें एवं गलियां, नालियों की व्यवस्था, ठीक है, ठीक है भाई, ये इतना अपना हो गया। तो आगे देखते हैं, ये वाला क्षेत्र अपना जो ये वाला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हड़प्पा सभ्यता के समाज में लोगों में सामाजिक भिन्नताएं कैसे होती, यानी कि ये कहेंगे भाई हड़प्पा सभ्यता के जो समाज था उसके अंदर, यानी जो गांव जो शहर जो नगर थे उनके अंदर जो लोग रहते थे उनमें सामाजिक भिन्नताएं कैसे पता चलती है। तो सीधी सी बात है, अपनी जो हिस्ट्री है कंप्लीट हिस्ट्री अवशेषों के आधार पर चलती है, अवशेषों के आधार पर, ठीक है। अवशेष कुछ भी हो सकते हैं, पुस्तक हो सकती है या फिर किसी अन्य तरीके कोई भी अवशेष हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान हड़प्पा सभ्यता की कोई वस्तु मिल गई या किसी सभ्यता की कोई वस्तु मिल जाती है, यानी कि अवशेष जो होते हैं जितने अवशेष मिलते जाएंगे उनके अंदर और रिएक्ट होता जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप ये कह दें कि सर इतना ही जो था हड़प्पा सभ्यता, क्यों, क्योंकि अभी मान लो कि अभी अगर कहीं भी खुदाई के समय या पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई के समय कोई भी वस्तु मिल जाती है और वो वस्तु हमारी हड़प्पा सभ्यता की वस्तु से मेल खाती है तो हम कहेंगे कि भाई किस तरीके का, ठीक है। तो ये अपने अवशेषों के आधार पर चलती पूरी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब ही अतीत होता है, अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, अतीत का मतलब होता है अपना बीता हुआ कल, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट अपना हिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में समाज के लोगों के बीच सामाजिक भिन्नताएं कैसे होती हैं। तो सबसे पहला अवशेष आधार पर बताया जाता है कि समाधान, नंबर 1 पर समाधान, समाधानों का अध्ययन, समाधानों के अध्ययन के अंतर्गत पाया जाता है। समाधान होता क्या है, समाधान का मतलब होता है अंतिम संस्कार, यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो अंतिम संस्कार आज वर्तमान समय में भी और हड़प्पा सभ्यता समय में, हड़प्पा सभ्यता के काल के समय में भी 2 तरीके का होता था, एक तो जला देना, ठीक है, दूसरा भूमि के अंदर दफना देना, के अंदर दफना देना, ठीक है। तो जला दिया तो उसका कोई अवशेष नहीं मिला, दफना देते हैं तब अवशेष मिलते हैं, भाई जला दिया तो कोई अवशेष नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी जो वस्तु थी उनकी वो सब जलकर राख हो गई, ठीक है। और राख अगर हम किसी अमीर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति की देखेंगे तो दोनों की एक जैसी होगी, ठीक है। तो उनके अंदर जो सामाजिक भिन्नताएं होंगी उनको हम नहीं बता सकते। तो जो भूमि के अंदर दफनाया जाता है उसके आधार पर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि समाधानों का अध्ययन के अनुसार कि भूमि के अंदर जो मृतक व्यक्ति यानी मरे हुए जो व्यक्ति थे दफनाए जाते थे तो उनके साथ उनकी किस तरीके की वस्तुओं को दफनाया जाता है।
तो सीधी सी बात है, अगर कबर के अंदर अगर कबर के अंदर धातु की वस्तु अगर मिलती है तो हम मानेंगे वो व्यक्ति अमीर है। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति की कब्र में अगर धातु की वस्तु मिलती है तो वह अमीर व्यक्ति था। ठीक है, अगर किसी की कब्र में मिट्टी की वस्तु मिलती है, ठीक है, तो वो गरीब व्यक्ति था। ठीक है, जैसे मान लो मिट्टी के बर्तन मिल गए, मिट्टी के खिलौने मिल गए, तो वो एक गरीब व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था। ठीक है, अगर उसकी कब्र के पास या उसकी कब्र में भाई धातु, सोना, चांदी, इस तरीके के कोई आभूषण मिलते हैं, कोई हथियार मिलता है, तो अगर मान लो हथियार मिलता है, तलवार मिलती है, तो हम मानेंगे वो एक सैनिक था या फिर राजा था। ठीक है, और मान लो आभूषण मिलते हैं तो हम मानेंगे वो शिल्पकार था, मतलब किसी वस्तु को बनाने वाला। ठीक है, तो यानी कि जो अवशेष है, अवशेषों के आधार पर हम बता सकते हैं, कब्रों के अंदर जो अवशेष पाए जाते हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति अमीर था या गरीब था। ठीक है, नेक्स्ट है विलासता की वस्तुएं। विलासता की वस्तुएं, विलासता की वस्तुओं के आधार पर हम मानते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो अमीर व्यक्ति है, वो अपने जीवन को अमीरी तरीके से जिएगा, क्योंकि उनके पास अच्छे खाने के लिए अच्छा भोजन होगा, अच्छे कपड़े पहनने के लिए होंगे। ठीक है, मनोरंजन के साधन है वो भी महंगे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, और भाई अच्छी जो मतलब अपनी आभूषण जो है वो भी महंगे महंगे होंगे उनके पास, और जो गरीब व्यक्ति है उनके पास उनकी अपेक्षा कमजोर है। ठीक है, यानी कि जैसे हम सीधी से अगर हम आज वर्तमान समय की भी बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है, अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके पास अच्छे आभूषण है, रहने के लिए अच्छा घर है, अच्छे कपड़े पहनता है। ठीक है, अच्छे आभूषण पहनता है जैसे सोना चांदी के। ठीक है, गरीब जो व्यक्ति है वो उनकी अपेक्षा कम पहनते होंगे लेकिन कम। ठीक है, तो ये भी अपनी उस समय की जो सामाजिक विभिन्नता थी उनका एक प्रमुख कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है मकानों का आकार। नंबर 3 पर है भाई मकानों का आकार। मकानों का आकार जैसे हड़प्पा सभ्यता की तुलना अगर आज से करें तो सेम टू सेम चल रहा है। जैसे आज जो अपना आने वाला जो युग है, कलयुग जिसे बोल रहे हैं, आज के दिन का जो वर्तमान समय का जो युग है वो हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल मैच खा रहा है, 90% मैच खा रहा है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं, जैसे कि आज की बात करें तो हम मानते हैं भाई जिसका घर अच्छा होगा, बड़ा होगा, विशाल होगा, अच्छा सुंदर बनाया होगा, तो वो व्यक्ति अमीर होगा। ये बात हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों के आधार पर बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तब भी यह पॉइंट अपना सही है। ठीक है, तो मकानों के आकार पर मान लो कि किसी व्यक्ति का मकान अच्छा, बड़ा, सुंदर एवं भव्य, मतलब सुंदर दिखने वाला हो। ठीक है, तो हम मानते हैं कि यह व्यक्ति अमीर है। अगर किसी का व्यक्ति, उसी व्यक्ति का मान लो किसी अन्य व्यक्ति का मकान छोटा है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति की अपेक्षा गरीब है। उस व्यक्ति की अपेक्षा यानी जिसका बड़ा घर है वो व्यक्ति अमीर था। ठीक है, जिसका घर छोटा है, कमजोर है, वो व्यक्ति गरीब है। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधन। ठीक है, यानी कि उस समय जो व्यक्ति थे उनके जो मनोरंजन के जो साधन थे, मान लो भाई किसी व्यक्ति के पास अपने अच्छे मनोरंजन के साधन होते थे, जैसे मान लो घोड़ा है, शिकार खेलने के लिए जाएगा, रथ पे जाएगा, घोड़े पे जाएगा। ठीक है, और भाई खेलने के लिए मैदान है, या फिर आप किसी दूसरे के जाकर के खेल रहे हो, यानी कि जो अपने मनोरंजन के जो साधन है जिसके पास अधिक थे, सुलभ थे, सुंदर थे, अच्छे थे, तो उसे हम मानते थे कि वो व्यक्ति अमीर है, अन्यथा वो दूसरा गरीब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता के समाज में लोगों में सामाजिक भिन्नताएं कैसे मापी जाती थी या क्या भिन्नताएं होती थी। ठीक है, तो पहला था समाधानों का अध्ययन के आधार पर, विलासता की वस्तुओं के आधार पर। समाधान का मतलब है
जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके साथ किन वस्तु को दफनाया जाता है। तो अंतिम संस्कार के दो तरीके थे, जो आज वर्तमान समय में दो तरीके हैं, एक जला देना, एक दफना देना। ठीक है, तो जला दिया तो उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो राख हो जाती है, राख एक जैसी होती सभी की। दूसरा जो है दफना देना, उसके आधार पर बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है विलासता। विलासता मतलब अपनी प्रसिद्धि के लिए मकानों का आकार, भाई मकान छोटा है बड़ा है, मनोरंजन के साधन। ठीक है, ठीक है भाई, इतना हो गया आपका ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय या मुख्य कला क्या है, या फिर हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यवसाय, मुख्य कार्य, मुख्य काम धंधे क्या थे। तो नंबर एक है कृषि करना। ठीक है, कि भाई हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है कि अवशेषों के आधार पर माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे। क्यों? क्योंकि अवशेष पाए, जैसे चावल के अवशेष पाए हैं, गेहूं के अवशेष पाए, बाजरा के अवशेष पाए, तो इसमें क्वेश्चन एक बनता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से अधिक थे, मतलब नहीं जानते थे, वो दाल। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो दाल की खेती नहीं करते थे। ठीक है, तो बड़े अच्छे से। नेक्स्ट है पशुपालन। भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो कृषि करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है, हल का, तो हल खींचने के लिए यानी भूमि की जुताई के लिए बैलों का प्रयोग किया गया। ठीक है, बैलों का जब प्रयोग किया गया तो सीधी सी बात है भाई, बैल पाले गए होंगे यानी पशु पालना। ठीक है, दूसरा जो दूध और भोजन जो होता था वो भी पशुओं से मिला जाता था। ठीक है, तो हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे पशुपालन। पशुपालन हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, क्योंकि कृषि करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था और हल खींचने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। ठीक, और ज्यादातर दूध दही जैसे जो खाद्य वस्तु होती थी वो भी हम पशुओं से ही प्राप्त करते थे। ठीक है, तो हम जंगली जानवरों से मांस प्राप्त करते थे उस समय। अब नेक्स्ट आता है भाई व्यापार। व्यापार करना कि माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो व्यापार करते थे। किस चीज का व्यापार करते थे? अनेक तरह की वस्तुओं का। क्यों? क्योंकि जैसे बर्तन बनाना, भाई जो बर्तन थे, जो व्यक्ति बर्तन बना रहा है, ये तो है नहीं कि वो इतनी बर्तन बनाएगा केवल अपने लिए प्रयोग करेगा। भाई वो बर्तन इतने बनाएगा कि जैसे उनको बेचने के लिए बनाया जाता था। ठीक है, तो वो हो गया व्यापार। फसलों का आदान प्रदान, यानी फसलों को जिस क्षेत्र में फसलें उगाई नहीं जाती थी उस क्षेत्र में बोई जाती थी। कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर पशुपालन अधिक किया जाता होगा, कृषि करना कम, तो वहां से दूध दही यानी अन्य खाद्य वस्तु आती होगी, वहां से कृषि। तो इस प्रकार वस्तु का लेन देन, वस्तु का जो लेन देन होता है उसे हम व्यापार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मन के बनाना। मन के बनाना, मन के बनाने का मतलब होता है जो आज वर्तमान समय में हम जो माला पहनते हैं, माले के अंदर जो मणियां होते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम किसी मेले वगैरह में जाते हैं तो माला लेकर आते हैं। ठीक, जो माले के जो मणियां होते हैं उन मणियों को मन के कहा जाता है। ठीक है, मन के मतलब एक ऐसा पत्थर या किसी धातु के बने होते थे जिनमें बीच में छेद होता था, छिद्र, यानी कि जिसमें हम धागे को पिरोते थे। ठीक है, तो वो जो माला बनाने के काम जो थे, ठीक है, मन के बनाने का जो काम होता था वो भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। अब मन के किससे बनाए जाते थे? धातु के भी होते थे और अधातु के भी होते थे, पत्थरों के भी होते थे। पत्थर कौन सा प्रयोग किया जाता था? सेलखड़ी। कौन सा पत्थर प्रयोग किया जाता था? सेलखड़ी पत्थर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई महापाषाण के उद्योग। महापाषाण का मतलब होता है पत्थरों के उद्योग। पत्थरों के उद्योग यानी कि जैसे पत्थर के उस समय औजार बनाए जाते थे, जैसे अपना हल बनाना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि महापाषाण के उद्योग, महापाषाण के मतलब उद्योग होते थे पत्थरों के उद्योग, जहां पर किसी पत्थर
को तोड़ करके कोई औजार बनाना, जैसे ईंटें बनाना, भाई औजार बनाना। उस समय जो हथौड़ी का काम होता था वो भी पत्थर से किया जाता था, छीनी का जो काम होता था वो भी पत्थर से किया जाता था। ठीक है, तो ये उस समय के प्रमुख उद्योग थे, महापाषाण उद्योग, मनके उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है आभूषण बनाना। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं को जानते थे, तो इन धातुओं का वो क्या बनाते थे कि आभूषण भी बनाते थे और सिक्के भी बनाते थे। आभूषण भी बनाते थे, सिक्के भी बनाते थे। जैसे आज के वर्तमान समय की बात करें तो भी तब भी भाई सोना क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, बर्तन बनाए जाते हैं, आज भी बर्तन बनाए जाते हैं, उस समय भी बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो आभूषण बनाने का जो काम होता था वो भी होता था। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्ति बनाना। उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य काम मूर्ति बनाना भी था। क्यों? क्योंकि उस समय मूर्ति कला बहुत प्रसिद्ध कला, मूर्ति कला जो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध कला थी। क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा, जैसे मातृ देवी की पूजा, जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आधार पर बताया जा रहा है कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी, यानी माता देवी की मूर्ति बना करके पूजा की जाती थी। ठीक है, या फिर किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती थी जो मूर्तियां बनाकर की जाती थी। दूसरा जो अवशेष पाए गए हैं, जैसे भाई किसी पर एक, इसके अंदर ये क्वेश्चन भी है कि कांसे की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, तांबे की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय के व्यक्ति मूर्ति बनाना भी जानते थे। नेक्स्ट है भवन निर्माण। उस समय के लोगों का मुख्य कार्य भवन निर्माण भी था। क्योंकि आपने पहले जो पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था उसके अंदर आया था कि नगर दुर्ग, ठीक है, विशाल भवन, अनानगर, सनानगर। ठीक है, तो उसके अंदर बताया गया था कि